हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो वो नए विद्यार्थी जो लाइव आए हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपके पास में वीडियो के नीचे एक चैट ऑप्शन है, इसे सेल्फ चैट किया होगा तो इसे ऑल चैट कर लीजिएगा, क्योंकि सेल्फ का मतलब है कि सिर्फ आपका कमेंट मैं देख सकता हूँ और मेरे जो भी अगर कोई रिप्लाई आता है तो उसे आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसे ऑल चैट पे रखें। हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो नए एक क्लासेस के माध्यम से एक नई शुरुआत करते हैं। आज अपना पहला टॉपिक वैदिक गणित। आपके पास में ये जरूर क्वेश्चन रहता है कि सर बुक नहीं है, हम कैसे करेंगे, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको होल्ड करेंगे आप, क्लास कंप्लीट होने दीजिए और क्लास कंप्लीट होने के बाद में ही आप देखेंगे कि क्या अगर आज हमारे पास में बुक नहीं है तब भी क्या हमारी स्टडी किसी प्रकार से डिस्टर्ब हुई। क्योंकि हमारे पढ़ाई नहीं करने के बहाने बहुत मिल सकते हैं, लेकिन करने का बहाना जरूर ढूंढिए, मैं ये कहूँगा। एग्जाम नज़दीक है, समय कम है और एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं किसी बुक के या किसी और चीज़ के लिए मैं अपनी क्लास को डिले नहीं कर सकता था। तो एक काम जरूर करना है, अपने रफ कॉपी अपने सामने रखेंगे। अगर आप वास्तव में आप लाइव हैं तो लाइव क्लास से ही सीख जाइए, मैं ये जो कहना चाहूँगा। क्योंकि क्यों देखना है इसे क्लास को दोबारा, आप जब आज का काम यही खत्म करे और आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, 7:30 से 9 बजे तक का समय सिर्फ पढ़ना है गणित, और गणित यहाँ पे पढ़ोगे। अगर इसके 1.5 घंटे के अलावा भी समय नहीं दे पा रहे तब भी आप एक अच्छा स्कोर कर देंगे, इतना मैं अपने पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ और आपकी तैयारी पे विश्वास रखता हूँ। रमेश, उसका बड़ा कारण होता है कि आप अपनी तैयारी को अपने तरीके से कर रहे होते हैं, है ना। आप पर जब जिस दिन आप पे दबाव बनेगा समय का, आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, और ये तब संभव होता है जब आप मेरी क्लास के साथ आप पढ़ो। आज के दिन में अपने करने जा रहे हैं तो मैं बाकी किसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने लगूंगा, पढ़ाई शुरू नहीं कर पाएंगे। आइए अपने करते हैं शुरुआत। मैं कक्षा 9 की किताब आज करवा रहा हूँ आपको। पहला टॉपिक वैदिक गणित 9वीं में भी है और 10वीं में भी है, और ये आज की क्लास अपने डेमो तौर पर यूट्यूब पर भी आएगी, है ना। तो आप ये अब यूं निकल मत जाना यहाँ से कि चलो फिर यूट्यूब पर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, तैयारी कीजिए साथ साथ। पीडीएफ पे पढ़ाने का अनुभव मेरा सीधा कम है, पीपीटी के साथ पढ़ाता हूँ, तो आज देखते हैं पीडीएफ के साथ कैसे पढ़ा पाएंगे अपने। तो पहला टॉपिक अपना 9th क्लास से वैदिक गणित लिया। किताब आपके पास में होगी भी। आपके बहुत सारे साथी सोच रहे हैं सर किताब हमारे पास में तो आपकी क्लास में ऐसा विशेष क्या। हम अपनी किताब को अपने आप तैयार कर लेंगे, लेकिन आपकी बुक में से कौन सा ऐसा छोड़ना है और किसे पढ़ना है, ये आपके अगर समझ में नहीं है तो आप एक अच्छा मटेरियल आपके पास होते हुए भी आप गलत पढ़ रहे हो, तो उसको यहाँ देखना शुरू करेंगे। देखो, ज्ञान की बातें हम ना मैं करूँगा ना आपको चाहिए, प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं है, वैदिक गणित की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि सीधी सी बात यह है कि हमें वैदिक गणित क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि वैदिक गणित हमें इसलिए पढ़ना होता है कि हम हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, आसान बनाते हैं अपनी संक्रियाओं को। लेकिन आपके सिलेबस में जितना पॉइंट का है हम उतने पे ही बात करेंगे, अतिरिक्त बातों पे मैं बात नहीं करूंगा। देखो, पहला पॉइंट आपके लिए जरूर निकल के आता है, छोटा और संक्षिप्त आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। ये लीजिए, अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, वैदिक गणितीय सूत्रों और उपसूत्रों की सूची। क्लास में लाइव हो, बहुत संक्षिप्त और छोटा मैं लिखवाता चलूंगा, हर एक चैप्टर को आपको गिनती के पेज में मैं समेट दूंगा आपके, इसलिए काम साथ साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, वैदिक गणितीय सूत्र और उपसूत्रों की सूची। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैदिक गणित के अंदर सूत्रों की कुल कितनी संख्या है। मैंने नहीं लिखाया, आपने और किसी से नहीं लिखा, आपने राजस्थान बोर्ड की किताब से नोट करे हो। पहला क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए कि गणित के अंदर सूत्रों की जो कुल संख्या है वैदिक गणित के अंदर, पहला क्वेश्चन जितना संक्षिप्त जो आपको लिखना है वही मैं बोर्ड पर काम करूंगा, बाकी चीजें नहीं नोट करेंगे अपने। वैदिक सूत्रों की कुल संख्या आपके पास में जो वेदों के द्वारा दी गई है वो कितनी है अपने पास में,
16। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें वैदिक उपसूत्रों की संख्या, तो सूत्रों की संख्या 16। देखो अभी तक पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में, पर हाँ पूछा आपके अधीनस्थ बोर्ड पे नहीं, पर मुझे किसी एक एग्जाम का याद आ रहा है जो सूत्रों की संख्या पूछ रहा था। और उपसूत्रों की संख्या अपने पास में कितनी है? 13 है अपने पास में। लीजिए ये 2 प्रश्न अपने तैयार हुए पहले पेज के साथ में। इसके अलावा आपने यहाँ पर किसी प्रकार की आवश्यकता है नहीं। चलो ये पहला पेज खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण जो नाम आता है, आप ध्यान से देखिए, इसके माध्यम से क्या करना बताया गया आपको? जोड़ करना बताया गया है। जोड़ हमें नहीं चाहिए, काटिए इसको। हमें जोड़ क्या, जोड़ आता है ऑलरेडी, बहुत गणित आपकी बहुत खतरनाक है। बस आप केवल यूं एग्जाम का डर बना के बैठे हुए हैं, बाकी गणित में आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। तो ये हमें नहीं करना, जोड़ वाला काम नहीं करना। मैंने क्या कि ज्ञानवर्धक बातें नहीं लेनी अपने को यहाँ पर, केवल वो काम करना जो पेपर से रिलेटेड है। योग संक्रिय नहीं करना, हालांकि एकाधिकन परिवहन आता है वर्ग में, अपने आगे बात करेंगे। हम आज 9वीं क्लास खत्म कर देंगे और आप देखेंगे कि ये तो बड़ा आसान है। और अगर ऐसा पहला कर लेते तो अब तक 5 बार कर चुके होते सिलेबस आप। व्याकरण, व्याकरण समझते हो? घटाने का काम, हमें वैदिक में घटाना नहीं सीखना। चलो और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर कहीं लिखा है क्या? चलो पेज नंबर 5 पे आ गए अपने, है ना। इतनी जल्दी कभी गणित आपने पढ़ी नहीं होगी। गुणन संक्रिया की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता जी, फिर आवश्यकता नहीं है। चलो और आगे, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होगी केवल वही पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, इतना समय नहीं कि हम कुछ अतिरिक्त पढ़े। बस मुझे ये बता दीजिए कि बोर्ड पर जो पीपीटी है वो दिख तो रहा है ना साफ आपको? गुणा बिल्कुल नहीं करना, हालांकि गुणा के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, फ्री समय में मैं जरूर सिखाऊंगा आपको। वैदिक के साथ में फिर बिना वैदिक के भी अपने करेंगे, ये भी नहीं चाहिए अपने को। गुणा किसी प्रकार से हमें गुणा नहीं चाहिए एक बार। चलो ये गुणा करने का फिर एक और नियम अपने को, भिन्नों के अंदर गुणा भाग कैसे करते हैं वैदिक के अंदर ये बताया गया है अपने को, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक न्यूनयन पूर्वेण जिससे वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए व्यकलन की बात करें, व्यकलन यानी घटाने की बात की जा रही है। कहाँ पर पहुंच गए आप देखें, पेज नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, चलो कोई नहीं आगे देख। व्यकलन समझ रहे हो ना, घटाने का काम। गुणन का एक और नियम दे रखा है, नहीं चाहिए जी, हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मेरा तो हाथ दर्द करेगा ऐसे तो ऊपर स्क्रॉल करते करते। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए अपने को। देखो प्रश्नावली 1.1 आ गई। और अब तक आपने देखा कि प्रश्नावली 1.1 में कक्षा 9 के अंदर वैदिक गणित के अंदर सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाने के बारे में बात किया गया था, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो आपने सिर्फ देखते ही 1.1 प्रश्नावली खत्म कर दी, करना तो दूर की बात है। यहां से अब तक केवल दो क्वेश्चन बने हैं अपने पास। सूत्रों की संख्या 16 और उपसूत्रों की संख्या 13 प्राप्त हुई है अपने को। मुझे नहीं लगता कि आप ये आंकड़ा भूल पाएंगे कभी भी, है ना। मैं आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइव नहीं हूँ, है ना। आपके कमेंट देखते रहूंगे तो फिर पढ़ाऊंगा कब मैं। और आगे चलिए, विनुकुलम, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विनुकुलम संख्या आपको आवश्यकता पड़ती है इसकी। विनुकुलम संख्या क्या होता है? आप जब संख्या को इसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ, विनुकुलम ऋणांक संख्या, हाँ जिसकी आवश्यकता है केवल वो पॉइंट उठाएंगे आप। ऋणांक संख्या, देखिए क्या आपने ऐसी संख्या कभी नहीं देखी? 3.7 पे बार। इससे संबंधित एग्जाम्पल सूचना सहायक के या संगणक के पेपर में आया हुआ था प्रश्न, विनुकुलम से संबंधित। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसके अंदर मैंने पढ़ाया भी था इसको, जब भिन्न की बात चल रही थी। ये संख्या, इसका मतलब क्या होता है? ये आपके दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती संख्या होती है। पर इसको मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है इसकी, इसलिए क्योंकि ये भिन्न टॉपिक से संबंधित है। पर इसको समझ लीजिए, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद में जिन पे बार लगता होता है वो संख्या जो होती है वो अनंत तक, अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक रिपीट होता है। और दशमलव के बाद में जो बार बार रिपीट होता है उसे एक बार लिख के उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? बार लगा दिया जाता है। ये तो ठीक बात है, लेकिन हमने तो कुछ ऐसा भी देखा है कभी कभार। क्या देखा आपने? कि आपने कहा कि 3 और ये 7। अब ये क्या बना अपने पास में, ऐसा कैसे हुआ? क्या आप ये कह रहे हो कि 3 बार बार आएगा? नहीं जी,
वो तो दशमलव के बाद वाली बात आती है। दशमलव से पहले अगर आपने कभी किसी संख्या पे बार देखा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक विनुक्लम, एक ऋणात्मक संख्या है अपने पास में। आपके साथियों को जानकारी होती नहीं है क्या कि क्लास लाइव क्या रहता है? मतलब क्लास के टाइम में भी कॉल्स, जब आपको पता है कि एक बंदा क्लास ले रहा है तो वो दूसरी जगह कॉल कैसे अटेंड कर सकता है? तो 3 पे 12.7 अपने पास में। अब इसे हल करते हैं कैसे? अगर इसका का मतलब ये है कि अगर दशमलव से पहले अगर किसी पे बार लगा है तो वो ऋणात्मक संख्या है, और दशमलव के बाद वाली संख्या है वो एक धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या है। तो एक ऋणात्मक संख्या को आप, जब आप एक छोटे रूप में दिखाना चाहते हैं, माइनस का सिंबल नहीं दिखाना चाहते, तो उसे क्या कहते हैं? विनुक्लम या ऋणात्मक रूप में संख्या प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल फिर से बोल रहे हैं अपने पास में, क्या करें? मान लीजिए आपने कहा कि मुझे -2 लिखना है, -2 लिखना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये विनुक्लम आपकी संख्या है। तो क्लियर हुआ? यहाँ पर इस पे बना अगर कोई विशेष प्रश्न अभी नहीं बना, आपका तो नहीं बना, पर वैदिक के कुछ इन शब्दों की जहां जानकारी की आवश्यकता है वो होना चाहिए। जहां कोई डाउट लगे मुझे ये जरूर कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो उसका कमेंट जरूर करेंगे, मैं 3 बार रिपीट करूंगा। ठीक है, ये सारी बातें बहुत हिंदी के अंदर लिखी हुई थी जिनको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और अच्छा पॉइंट आपके लिए जरूरी है, कौन है? आधार, उपाधार और विचलन। इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। क्या होता है आधार, क्या होता है उपाधार और क्या होता है विचलन? चलिए हम बात करते हैं। मैंने जरूर कहा था कि आपका रिवीजन कोर्स है, पर मैंने ये भी कहा था कि खिचड़ी नहीं बनेगी। रिवीजन में भी आपको ये लगेगा कि पहली बार फ्रेश कोर्स करवाया जा रहा है आपको, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा है वो बस सुनते रहेंगे अपने पास में। लेकिन मैंने क्या कहा, शॉर्ट और संक्षिप्त किताब के अंदर सब कुछ है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आप अपना हाथ से अब लिखें और बाद में उनको सिर्फ बुक के अंदर हाईलाइट कर लीजिएगा। कोई ऐसी लाइन जो आपको ना मिले उसको वहां पर नोट कर दीजिएगा, लेकिन रखेंगे एक जगह मैटर को अपना। कौन से पॉइंट पे आ गए अपने? 3 पॉइंट हो गए। आइए चौथा पॉइंट आते हैं। चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं आधार की। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ये आपका वर्ग और घन कराने में बहुत बड़ा रोल रखेगा, इसलिए कोई लापरवाही नहीं। आधार मान क्या होता है? 10, 100 और 1000 से संबंधित संख्या, से संबंधित संख्या क्या होता है? आधार मान होता है। क्या होता है? आधार मान होता है। मतलब बड़ा सीधा सा है अपने पास में कि आप एक के साथ जीरो लगा के जो वैल्यू लिखते रहते हैं वो आपके पास में आधार मान कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया, आप समझ तो तुरंत जाएंगे, जैसे करके जैसे करके आपने लिखा 10,008, तो आप क्या कहेंगे कि दी गई संख्या में जो आधार मान है वो आपका कितना है? वो मतलब कौन से एक के आगे जीरो वाली संख्या के नजदीक मान है? तो आप यहाँ कहेंगे कि इसका आधार मान जो है वो 10,000 है। क्या ये 10,008 हमारे 10,000 के नजदीक नहीं है? तो आधार एक वो वैल्यू होती है जो एक के आगे जीरो रख के प्रेजेंट की जाती है और आपकी संख्या के एक नजदीक वाला मान होता है वो। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं अपने पास में। जैसे आपने उठाया 993, तो आप यहाँ कहेंगे ये जो 993 है ये किसके नजदीक है? आप कहोगे सर ये तो 1000 के नजदीक है। तो तुरंत पता चला आपका आधार मान कितना है, वो 1000 है। लो जी, पहला आधार यानी एक के साथ जीरो के साथ जो प्रेजेंट करते हैं, एक के आगे जीरो लगा के जो संख्या प्रेजेंट की जाती है उसको आप आधार मान बोलते हैं वैदिक गणित के अंदर। आइए उसी प्रकार से एक और पॉइंट लेते हैं। पांचवा नंबर आया उपाधार। पांचवा नंबर आया उपाधार। तो आप क्या कहते हैं? आधार का गुणज, आधार का गुणज क्या कहलाता है? उपाधार कहलाता है। ये बेस होता है, ये सब बेस ये बेस होता है, ये सब बेस होता है। आधार का गुणज कैसे भाई? देखिए, अगर मान लीजिए, जैसे करके नोट कर लेते हैं, जैसे करके आपने कहा कि मुझे 632 लिखना, तो आप इस संख्या को तोड़ना सीखिए। 632 को तोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे 100 के तो 6 नोट है,
और ऊपर 32 रुपये हैं। ये घर पे नहीं बताते क्या? कभी कभार अपने मम्मी जी दादी जी को जो कम एजुकेटेड हैं उनको आप बताते कि जी 100 के 4 नोट दे देना, ऊपर 50 रुपये दे देना। तो ये हो अपने पास 100 × 6 + 32। तो यहाँ से आपको पता चला ये जो 100 मान है ये आपका क्या कहला रहा है? ये आधार मान है, ये आधार मान है। 6 जो है वो आपका क्या है? उपाधार है। यानी आधार का जो गुणज होता है वही क्या कहलाता है? उपाधार कहलाता है। ये आपका बात खत्म हुई। अच्छा, अगले जो अपने यहाँ पर लिख ही देते हैं 6 पॉइंट, क्या? विचलन। विचलन बोल देते हैं। क्या रहता है विचलन? ये जो अतिरिक्त मान होता है, ये जो अतिरिक्त मान होता है, आधार और उपाधार से कम या ज्यादा वाली जो वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों रूप में आपको प्राप्त होता है, लेकिन आधार और उपाधार कभी नेगेटिव नहीं होता। इस बात के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे यहां से हम तीनों वैल्यू बताएंगे, तो आप मदद करें मेरे इस प्रश्न में। अगर मैंने आपको कहा कि 3009, अगर मैंने एक ऐसी संख्या लिखी तो क्या हम बता पाएंगे आधार, उपाधार और विचलन क्या है? आप कहेंगे बिल्कुल जी, हमारे पास में हजार हजार रुपए के 3 नोट हैं और 9 रुपए ऊपर खुले दे देने हैं हमें, तो 3009 हो गए। तो जो हजार वाला नोट है वो तो हमारा क्या कहलाएगा? आधार मान कहलाएगा, वो तो हमारा आधार मान कहलाएगा। और जो 3 रुपए हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? उपाधार कहलाएगा। उपाधार, 3 रुपए नहीं, सॉरी 3 नोट उपाधार कहलाएगा। और जो ऊपर सिक्के दे दिए वो आपने क्या कहलाएंगे? वो आपके विचलन कहलाएंगे। वो आपके क्या मान होंगे? विचलन मान होंगे। क्लियर है? आधार, उपाधार और विचलन। नहीं है, ऐसा नहीं है सुरेंद्र। इस बार टेस्ट के अंदर मैं आपके जो 20% बनाऊंगा, 20 में से 10% इस सारे फॉर्मूलों पे ही रखूंगा। और आपको अगर याद नहीं है उस फॉर्मूले के बारे में प्रॉपर्टी, तो ये मान के चलिए कि सिंगल पर्सन आपसे नहीं होगा। और पर्सन सारे पर्सन उठाएंगे वो आपके मैं बुक्स में से लूंगा। अब यहाँ मुझे केवल आपकी बुक्स तैयार करवानी है, क्योंकि मैंने जो बुक आपकी तैयार करवा दी उससे बाहर कुछ नहीं है, इसलिए पेपर पूरा सेट उसी में से होगा। तो 1-2 दिन की देरी हो रही है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने प्रिंटिंग के लिए भेज दिया, मैटर मैंने तैयार किया हुआ था अच्छे से। अब प्रिंटिंग वाले भी मेरे को ये कह रहे थे कि कल 4 बजे तक सब जगह उपलब्ध हो जाएगी, पर मेरे को तो लिस्ट अब भेजिए। अभी भी मैं क्लास के बाद में बात करूंगा कि सब तक पहुंचे या खाली लिस्ट आई है मेरे पास में, है ना। कुछ काम अपने हाथ में होते नहीं है, हमें सिर्फ इंतजार करना होता है और कुछ नहीं कर सकते। आइए, आधार, उपाधार और विचलन। अच्छा, अब अपने पास में देखो विचलन बता दिया, संख्या में से आधार घटा दो और संख्या में से उपाधार घटाते हैं वो विचलन। तो ये लिखी बात उतनी अच्छे समझ में नहीं आती जितना हमने अब बात डिस्कस कर लिया। तो ये आधार उपाधार वाली बात होगी। नवत चरम दशांत, ये इतना खतरनाक वाला काम भी नहीं करना है ना, छोड़ दीजिए। आइए, एकाधिक पूर्वेण क्या है क्या जी? इसमें तो फिर वही बात है। ये देखो हंसल लेना कैसे सिखाया जाता है। हम कभी फ्री टाइम है जब आप लग जाओगे ना, उसके बाद में अपने सीखेंगे इन चीजों को, आपके बच्चों के काम आएगा सिखाने का आपको भी। तो ये निखिलम आधार ये नहीं चाहिए अपने को, गुणन वाला काम फिर नहीं चाहिए। देखो हम प्रश्नावली 1.2 पे पहुंचने वाले हैं और अभी तक तो हमने गिनती के 5-7 पॉइंट लिखे और 9वीं क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो। आगे भी है, भी कुछ है इसके अंदर। निखिलम विधि से गुणा करना नहीं चाहिए जी, हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर मैं 15 पे पहुंच चुका हूँ जी, है ना। मुझे यूँ लग रहा है कैसे तो स्क्रॉल ही करते रहूंगा मैं। आइए, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ से आगे क्रम चलना शुरू हो जाएगा। 3 संख्याओं का गुणा, निखिलम उपद। निखिलम में क्यों नहीं करवा रहा गुणा के अंदर? आपको देखो, क्या आप ये कहोगे सर गुणा नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, पर निखिलम नहीं करवाना चाहता। कारण ये है क्योंकि निखिलम विधि पे आपके वर्ग और घन बहुत शानदार फॉर्मूले रखते हैं, आप उनको याद रख लो तो ही बहुत बड़ी बात है। और अगर गुणा को डाल दिया तब गड़बड़ हो जाएगा। लो जी, आपका पहला पॉइंट आया, वर्ग सैंक्रिया। कहाँ जाके आया है? देखो पेज नंबर तो 18 नंबर पे मिला है अपने को, जो आपके सीधे सीधे चैप्टर को टच करेगा प्रश्नों के माध्यम से। पहले की क्या थी? शब्दावली निकल के आई थी। अब बताओ, आपके पास में अगर ये किताब होती और आप पढ़ रहे होते तो पहले यहां तक पहुंचते क्या? इन पिछले 15 पेज में 2 दिन तो निकाल चुके होते आप अपने पास में। वर्ग करने की एक विधि आ जाती है, निखिलम विधि, आधार उपाधार विधि। आइए बात करते हैं वर्ग करने की पहली विधि।
वर्ग की पहली विधि निखिलम विधि, यावदुनम तावदुनी नाम भी यूज किया जाता है, पर छोड़िए, खतरनाक काम नहीं करना। निखिलम विधि जो किस पे काम करती है? आधार और उपाधार के लिए। कैसे? सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। फॉर्मूला याद नहीं, क्वेश्चन अपने हाथ से गया है, इसलिए फॉर्मूले को याद रखो आप अच्छे से। फॉर्मूला हमारे लिए कंपलसरी। पहले आधार, आधार के लिए फॉर्मूला क्या है? क्या जी? पहले विचलन का स्क्वायर करना होता है, फिर आपको क्या करना है? संख्या में विचलन को जोड़ना या घटाना है। तो जी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये दायां खंड होता है, ये बायां खंड होता है। स्टार लगा दीजिए आप, स्टार लगाना है, मैंने तो टूंकी लिख दिया। चलो स्टार लगा के एक लाइन लिखे आप कि दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में आधार के शून्य समान अंक लिए जाते हैं, शून्य समान अंक लिए जाते हैं, अंक लिए जाते हैं। दाएं पक्ष में आधार समान अंक लिए जाते हैं। क्या मतलब है भाई इसका? देखिए अभी करते हैं बात, पहले फॉर्मूले नोट कर लेते हैं, फिर प्रश्नों पे आएंगे। उपाधार वाला भी नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, आपके लिए बहुत जरूरी है। जूनियर अकाउंटेंट में सिलेबस में नहीं था वैदिक गणित, लेकिन उन्होंने जो एक एग्जांपल दिया वो केवल और केवल निखिलम विधि से होने वाला था, और जो नहीं जानता था उनके लिए वो क्वेश्चन ही नहीं हुआ था, सिर्फ वर्ग था। 1198 का वर्ग करना था। अब 1198 का वर्ग करोगे तो समय तो लगेगा आपको, क्योंकि गुणा खतरनाक नहीं है क्या? विचलन का स्क्वायर प्लस क्या करना है? देखो सेम चीज है, पहले पूरा सेम फॉर्मूला वापस उतार दो। विचलन प्लस माइनस संख्या और गुणा कर देना है किसके साथ में? उपाधार के साथ में। किसके साथ कर देना है? उपाधार के साथ। मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, यही तो लिखा है ना अपनों ने। देखो, विचलन का स्क्वायर, विचलन प्लस संख्या, ये कोस के लिए? आधार के लिए। आइए इसी प्रकार से हम उपाधार के लिए विचलन का क्यों, सॉरी घन आ गया अपने पास में ना, ये देखो यहाँ पर विचलन का स्क्वायर संख्या प्लस विचलन और गुणा किससे करना है? उपाधार से। यही एग्जाम्पल उठाएंगे। चलो आइए अपने पास में सबसे पहले वर्ग लेते हैं अपने पास में, 98 और 104 पकड़ते हैं। कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल बुक के ही लेंगे अपने पास में, तो पहले सबसे पहला ये काम नोट किया होना चाहिए आपके किसी पेज पे, तब आप कर पाओगे, जल्दी पाओ। तो आइए सबसे पहले हम 98 की शुरुआत करते हैं। हमें वर्ग करना है 98 का, 98 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले आप इस संख्या को तोड़िए, या तोड़ने के बाद में आप ये कहेंगे सर 100 में से 2 रुपए घटा दे तो 98 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। दिए गए प्रश्न में बताओ आधार कितना है, दिए गए प्रश्न में आधार कितना है, तो आप कहोगे 100 है। अच्छा विचलन कितना है? क्या जी विचलन -2 है। क्या आपने नहीं बताया था कि विचलन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है? अब आपको इसका वर्ग करना है। वर्ग करने के लिए दाएं खंड में क्या करोगे? विचलन का स्क्वायर करेंगे। और बाएं खंड में क्या करोगे कि आपकी जो संख्या, संख्या कौन सी? 98, इसमें या तो विचलन को जोड़ोगे या घटाओगे। प्लस में है विचलन तो जोड़ दोगे, और माइनस में है तो घटा देंगे। ठीक बात हुआ। अब आइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 98 में से 2 गया 96। अब आपका मन कर रहा होगा मैं वो लिख दूं 9 6 4, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बात अभी बताई थी, याददाश्त में है क्या आपने? आपने ये कहा था यहाँ पर, इसका मतलब कि दाएं पक्ष में आधार के शून्य के समान अंक लिए जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि दाएं पक्ष में उतने अंक आएंगे जितने आधार में 0 है। तो आधार में तो 2 0 है, तो आपके अगर अंक यहाँ पर ज्यादा हो, अगर आपके अंक यहाँ पर है, अगर आपके यहाँ अंक ज्यादा हो, ज्यादा हो तो आपको कैरी कर देना है, कम हो तो आप उसको क्या यूज करना है? 0 यूज कर लेना है। तो आपका आंसर कितना है? 96 0 4। लीजिए आपका पहला एग्जांपल हुआ खत्म। इसी क्रम में हाँ, ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने किया है, दूसरा एग्जांपल आप करेंगे। यहाँ से 100
4 पकड़ते हैं, बताएं 104 का स्क्वायर क्या है। यह आपका प्रश्न है, जल्दी से करें। 104 का स्क्वायर आधार और उपाधार के साथ जल्दी से कमेंट करें, मैं कमेंट नोट कर रहा हूं आपके। 108 16 बिल्कुल बढ़िया। चलो चेक करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 100 + 4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? संख्या तोड़ना सबसे पहला काम है, और आपको पता होना चाहिए 100 आधार 4 विचलन। तो सबसे पहले विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर क्या करना है? तो सॉरी, संख्या आपकी क्या है? 104, उसमें विचलन को जोड़ देना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहाँ से कितना हो गया? 108। दाएं खंड में कितने अंक है? 2, और लेने कितने हैं? वास्तव में 2 ही लेना है, तो बीच वाली लाइन का कोई काम नहीं है, उड़ा दो और आपका आंसर प्राप्त हुआ 108 16। लो जी, आधार वाला काम खत्म हुआ। सबसे पहले आधार के साथ में निखलम विधि से वर्क करना सीखा आपने, ठीक है। क्या काम आएगा? आए आपके एग्जाम का एक प्रश्न नोट करो, जल्दी से मुझे बताएं। अगर ऐसा, अच्छा आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 25 तक के वर्ग याद कर लो। एक बड़ा प्रश्न बना रहा हूं मैं, मुझे बताइए 1016 का वर्ग, 16 का स्क्वायर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, 256 होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास में। 10322256, शाबाश। चलो चेक करते हैं, आपकी वैल्यू क्या है? 1000 + 16, यही हुआ। दाएं खंड में 16 का स्क्वायर, बाएं खंड में 1016 में आपको विचलन जोड़ देना है। ये हो गया 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ से हो गया 1032। अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा पास में लिखना है 10322256। दाएं खंड में 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो थी। बस आधार विधि पे एक और प्रश्न कर दीजिए आप। अगर आपके सामने रखा जाता है 1002 का स्क्वायर करना, एक और कर दीजिए जल्दी जल्दी। इतना अच्छा कर लीजिए कि भूलोगे ही नहीं बाद में अपने, है ना। थोड़े 2 एग्जाम्पल ज्यादा कर लेते हैं। क्योंकि 9th क्लास आज पूरी कर देंगे, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें फिर से लिख देते हैं। आधार हमारा 1000 है और विचलन हमारा 2 है, ऐसा ही है। 2 का सबसे पहले हमें विचलन का स्क्वायर करना है, और इधर क्या करना है? हमारी संख्या के अंदर विचलन को या जोड़ना है या घटाना है। पॉजिटिव है तो जोड़ेंगे, नेगेटिव है तो घटा देंगे। 2 का स्क्वायर हम 4 जानते हैं, सॉरी 1002 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1004 हो गया। अब क्योंकि हमारे पास में एक अंक है, जबकि आधार में तो 3 जीरो है, तो आप 2 अंक और दो भाई, इसको अंक पूरे करने हैं। तो दाएं तरफ में 2 जीरो लगा दिया, 3 अंक पूरे हो गए। अब अपने आंसर निकाल दीजिए, बीच वाली लाइन का कोई काम नहीं है, 1004,004। बिल्कुल बढ़िया। इसके साथ हमने पढ़ा आधार के साथ में। उपाधार वाला आपको याद है ना फॉर्मूला? नहीं याद है तो एक बार और देख लीजिए। विचलन का स्क्वायर करोगे, फिर विचलन को सेम वही करना है, प्लस माइनस तो करना ही करना है। अब उसके बाद में बस उपाधार से गुणा कर देना, एक इतनी सी पॉइंट को जोड़ना, बाकी सिमिलर है। ये बिल्कुल सेम रहता है वर्ग में भी और घन में भी, बस उपाधार का रोल आ जाता है यहाँ पर। आइए एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। इसमें कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है अपने को उपाधार के अंदर? 23 का तो नहीं करेंगे, एक तो 308 पकड़ते हैं। चलो पहले 308 करते हैं। 308 का वर्ग करते हैं। सबसे पहले बुक का काम खत्म कर देते हैं, फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। उपाधार विधि से वर्ग, उपाधार विधि क्या है? उपाधार के साथ वर्ग करना है। विधि तो निखलम विधि है, सॉरी। तो कितना लिया था हमने? 308 का वर्ग करना है। पहले संख्या को तोड़ो,
200 के कितने नोट है? कह जी 3। ऊपर खुले रुपए कितने हैं? कह जी 8। आपको वर्क करते समय क्या करना है? पहले विचलन का स्क्वायर करना है, कर दिया। फिर क्या करना है? विचलन को हमारी संख्या में जोड़ना है या घटाना है, चलो ये भी कर दिया। फिर क्या करना है? उपाधार का गुणा करना है। उपाधार कौन है? 3। बस ये इतना सा काम और क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए जल्दी करते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया 316 का गुणा किससे करना है? 3 से करना है। ये हो गया 64, ये 16 तिया 48 और 3 तिया 9। बताइए 9 4 8 6 4 आपका आंसर है क्या? महेंद्र पाली, ये क्या कर दिया आपने? ये तो किसी भी पर्सन का आंसर नहीं आया मेरे ख्याल से, या कोई पिछला कोई आ गया आपका अलग बात है। हाँ राहुल ठीक जा रहे हैं, चंद्र ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। सुमन, अनु, रमेश, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ। अब अपने, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर तो कोई और है नहीं, देखो 2 अंकों में तो आपको पहाड़े भी आते होंगे, नहीं आते तो भी कर लोगे। तो ये तो देखो वर्ग। एक और एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं। इसने बुक का तो एग्जाम्पल हो गया खत्म। अब हम एक और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। गलत नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। तो हम करते हैं, चलो 712 का 7012 का वर्ग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या लेके चल रहे हो। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 7012 का वर्ग करें और विद इन सेकेंडों में आप करना शुरू करें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो टाइपिंग क्या है, हम तो बोर्ड पर भी गलती हो जाती है। ह्यूमन गलती नहीं करेगा तो वो कंप्यूटर बन जाएगा, और कंप्यूटर बनने से कोई मतलब नहीं, सारी फीलिंग खत्म हो जाती। 7012 के स्क्वायर करना है, तो आपका क्या हुआ? हजार रुपए के कितने नोट है? कि जी 7 नोट है। प्लस में क्या करना है कि 12 रुपए और लगा दो, लगा दिए जी। चलो अब 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 हो गया। क्या पूरा लिखें? 12 का स्क्वायर करना है हमें। फिर क्या करना है? हमारी संख्या में 12 जोड़ देना है। फिर क्या करना है? उपाधार का गुणा कर देना है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 हो गया। ये 7024 हो गया। गुणा किससे करना है? 7 से करना है। ये 144 है। 7 चौके 28, 2, 7 2 14 2 16 और 7 7 49। बताओ इतनी बड़ी संख्या आपने चुटकियों में प्राप्त की कि नहीं की? बिल्कुल प्राप्त हुआ। ये 49 16 81 44, बिल्कुल बढ़िया। खुशबू, महेंद्र बहुत बढ़िया करें, राहुल ठीक है। तो ये हुआ आपका वर्ग करना। चलिए आते हैं अपनी बुक पे, और क्या है देखते हैं। वर्ग हमारे लिए जरूरी था, हमने किया है यहाँ पर। का कहीं ऑप्शन है ही नहीं। तो आधार विधि होगी अपने पास में। आइए, उपाधार भी हो गया। अब आ जाते हैं, ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी तो आपको करना है। क्या करना है? घन करना है। घन के लिए वही निकलन विधि, आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं कर ही रहा हूँ नोट उधर। तो सूत्र आपको याद होना जरूरी है, सूत्र भूल गए तो गड़बड़ हो सकता है। विचलन क्यूब स्क्वायर, अब कैसे याद रखना है वो देखो। अब हमें क्या करना है? घन करना है। घन समझते हो ना, क्यूब करना है। घन फॉर्मूला क्या है? देखो आप इस प्रकार से लिखें। 3 खंड बनाना है। विचलन का क्यूब, फिर विचलन का स्क्वायर, ऐसा स्पेस करके लिख दो, पावर घटते क्रम में लिख दो, फिर विचलन लिख दो। हो गया ना? ठीक है। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। अब इधर से शुरू कर दो या उधर से करो, जैसे भी करो। बीच वाले को 3 से गुणा कर दो, इधर वाले को 2 से गुणा कर दो और संख्या में जोड़ दो। तो जी आपका फॉर्मूला तैयार हुआ। क्या प्राप्त करने का? घन प्राप्त करने का। नोट कर लीजिए आराम से। हाँ क्यूब बड़ा रहता है, मैं सुरेंद्र में आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, अब आ जाइए। ये तो आधार के साथ, तो उपाधार के लिए भी तो आना चाहिए ना। आइए साथ साथ नोट कर लेते हैं। उसी प्रकार पहले मूल मूल फॉर्मूला पूरा लिख दीजिए। विचलन, फिर विचलन का स्क्वायर इंटू 3, फिर विचलन इंटू 2,
और संख्या क्या कुछ बदलाव हुआ? अब तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने सीखा था। अब उपाधार का कोई ना कोई रोल तो होगा ना? बिल्कुल होगा जी। तो उपाधार उपाधार का रोल के लिए क्या करना है कि जो आपका रिजल्ट आता है, पिछले में भी देखा कि जो रिजल्ट आता है उसके साथ उपाधार गुणा करता है, तो इधर लिखा उपाधार गुणा। देखो आपको बस इतना ध्यान रखना है, विचलन दाएं तरफ से इधर लेफ्ट साइड चलता रहता है तो पावर घटाता रहता है, और उपाधार जब भी उधर जाता रहता है पावर बढ़ाता रहता है। तो ये उपाधार हो गया, और यहाँ पर उपाधार का स्क्वायर हो गया। तो जी आपका फॉर्मूला खत्म हो। हाँ सेकंड, एक सेकंड सॉरी। विचलन क्यों, विचलन नहीं, उपाधार और यहाँ स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ओके है अपना। यहाँ से देखिए, विचलन क्यूब स्क्वायर इंटू 3 उपाधार, बिल्कुल ठीक है। विचलन इंटू 2 संख्या प्लस उपाधार स्क्वायर, हाँ उपाधार स्क्वायर लेफ्ट में आएगा। ठीक है, ये हुआ हमारे दोनों फॉर्मूले। आइए दोनों पे एग्जांपल लेते हैं, वही बुक के एग्जांपल उठाएंगे अपने। तो आइए, सबसे 12 का आता है आपको, 105 का क्यूब लेके चलते हैं। 105 का क्यूब लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 105 का मैं गुणा करके निकाल दूंगा, खतरनाक काम हो जाएगा, करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 105 का क्यूब। 105 का क्यूब करने के लिए आधार कितना है 100, और विचलन कितना है 5। विचलन कितना है 5। यहाँ एक बात और लिखना होगा, हाँ स्क्वायर एक में आया कर दिया राहुल हमने। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या कि विचलन आपका नेगेटिव आता है, और आप देखते हैं कि अगर नेगेटिव का क्यूब करोगे तो मान भी तो नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर जरूर ध्यान देना है कि दाएं खंड में, दाएं से पहले खंड में, दाएं से पहले खंड का मान सदैव धनात्मक होना चाहिए। मान सदैव धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। क्या मतलब है भाई? क्या अभी देखो आपने वर्ग में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वर्ग में स्क्वायर करना था, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन क्यूब में तो नेगेटिव होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आइए पहले एग्जांपल के साथ बात करेंगे। तो 100 + 5 है अपने पास में, दाएं खंड में आपको क्या करना है, क्यूब करना है। दाएं खंड में आपको क्यूब करना है तो क्यूब कर देते हैं। तो सबसे पहले आया 5 का क्यूब, फिर आ गया अपने पास में क्या, फिर अपने पास में 5 का स्क्वायर इंटू 3। फिर आपको क्या करना है कि 5 इंटू 3 प्लस संख्या, संख्या आपके पास में कितनी है 100। क्लियर हुआ बात यहाँ पे? आइए इसे हल कर। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 25, 5 125, 25 दिया कितना हो गया 75 हो गया। 5 दिया 15, और 15 में आप 105 जोड़ें तो कितना हो गया 120। अब प्रत्येक खंड में से कितने अंक लेंगे आप, प्रत्येक खंड में से आप कितने अंक लेंगे, ठीक है। प्रत्येक खंड में से अपने को कितने अंक लेने हैं कि जी आधार में जितने, तो 2 अंक लेने हैं, बिल्कुल 2 लीजिए। यहाँ से कितना हो गया 25 हो गया। एक अब जो अपना अलग अंक बचता है वो कैरी करता है, अलग अंक बचता है वो कैरी करता है अपने पास में। विचलन सॉरी यहाँ पर 2 है, 3 से गुणा कर दिया ना मैंने, इंटू 2, तो 5 2 10, और 5 115 आएगा सॉरी, है ना। आइए, प्रत्येक खंड में से 2 25 का 25, एक जो बचा वो कैरी करके इधर आएगा 75, और एक कितना हो गया 76, और 76 में 2 अंक थे, 2 के 2 आ गए, और यहाँ से आ गया 115। बताओ क्या यही आंसर आ रहा है 115 76 25, 115 76 25। प्रथम खंड में विचलन को 2 से, हाँ विचलन को 2 से नहीं करेंगे अपने पास में, हाँ संख्या प्लस विचलन इंटू 2, ठीक है। तो 115 76 25। ध्यान ये रखना, जैसे अभी सुरेंद्र ने कहा कि क्यूब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक तो फॉर्मूले बेस में भी और दूसरी बड़ी वैल्यू भी है। चलो ये तो हुआ तब तक ठीक जब तक कि पॉजिटिव था, लेकिन अगर विचलन नेगेटिव है, आपकी बुक के अंदर सेकंड एग्जांपल आपको 98 दे रखा है,
98, और इतना होते ही आपका जो विचलन है वो नेगेटिव आ जाता है। अब नेगेटिव को कैसे संभाल पाएंगे ये भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले संख्या लिखते हैं 2 - 2। अब इसको फॉर्मूले बेस में लिखना शुरू करो। -2 का क्यूब, फिर -2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर -2 इंटू 2 प्लस संख्या कितनी है अपने पास में 98। ये आपके पास में संख्या प्राप्त हुई। इसे हल करते हैं, है ना। माइनस में हो तो कैसे। अब इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। 3 बजकर 14 मिनट में से 2 बजकर अगर आपको 28 मिनट घटानी पड़े, ये समय की बात हो रही है, ये घंटे हैं और ये मिनट। तो आप ये देखेंगे कि मिनट का समय ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है, और माइनस करते समय नेगेटिव तो नहीं आएगा अपने पास में। उस केस में क्या करना है कि अपने को इधर से कोई हंसल लेना है, कोई कैरी लेना है। तो हंसल अपने को कौन देगा, घंटे। लेगा कौन, मिनट। देगा घंटे, लेगा मिनट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ से 1 घंटा आप हंसल के रूप में देते हैं, ये मिनट वाले ग्रुप में आ गया, और मिनट वाले ग्रुप में आते ही 1 घंटा अपने को कितना समय दे देता है, 60 मिनट का समय दे देता है। 1 घंटा अपने को 60 मिनट में समय दे देता है। अब 60 मिनट का आ जाता है अपने पास में, तो इसे कैसे करेंगे। तो आपका 1 घंटा गया, 2 घंटे बचे, और 60 मिनट इतना आ गए, 14 पहले से थे, तो कितने हो गए, 76 मिनट। अब आपको क्या करना है, 2 घंटे में 28 मिनट घटाना। ये अगर छोटी क्लास की सीखी हुई बात याददाश्त में है तो आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। कैसे होगा देखिएगा, क्योंकि आपका क्यूब मान माइनस में आएगा, और माइनस में आपने ये कहा था कि दाएं खंड में आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। पहले हल करते हैं। ये हो गया -8 हो गया, -8 हो गया। ये 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया अपने पास में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाता है। 4 तिया 12 हो गया। 2 दूआ 4, लेकिन किसका है, माइनस का है, और यहाँ पर कितना है अपने पास में, 98 है। ठीक है, यहाँ तक तो अपने पास में। आगे बढ़ते यहाँ से भी अपना -8, 12, और यहाँ से कितना हो गया, 94। अब भाई इस 4 8 का क्या करना है, इस 8 का क्या करना है, उसके लिए एक बड़ा आसान सा काम है कि आप अपना हंसल लेंगे, कैरी लेंगे। अच्छा, किससे हंसल लेंगे, आप अपने बाएं वाले खंड से, इसके तुरंत पास वाले खंड से हंसल लेंगे। तो यहाँ से एक हंसल उधर गई। अब ये ध्यान रखना है, यहां से हंसल का मतलब ये है कि एक तो गया, इधर से तो एक गया, पर उधर कितना प्राप्त हुआ है ये डिपेंड करेगा आपके आधार पे। अगर आपने यहाँ 2 जीरो लगा रखी है तो आपका हंसल 2 जीरो लेके उधर जाएगा। अगर यहाँ 1 जीरो है तो आपके हंसल 1 जीरो लेके वहां जाएगा। मतलब ये है, अगर आपका आधार 10 है और आपने यहां से लेके उधर गए हंसल लेके, तो आपके पास में 10 से कैरी करेगा। अगर आपको 2 हंसल लेनी पड़ी, अगर आपको 2 लेनी पड़ी, तो आपका 20 चला जाएगा। अगर आपको 3 हंसल लेना पड़ा 3 के रूप में, तो आपका 30 चला जाएगा। यहां पर भी अगर इधर से 1 लिया तो 100, इधर से 2 लिया तो 200, 3 लिया तो 300। बहुत सीधी सी सामान्य बात यह है कि अगर आप जब हंसल लेते हैं तो उतनी जीरो साथ लेके जाते हैं जितनी आधार में होता है। तो आपका देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 94 हंसल गया तो कितना बचा, 11, और इधर क्या प्राप्त हुआ, एक उधर गया तो 100 हो गया, और 100 में से 8 माइनस करें आप, 100 में से 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 11, इधर कितना हो जाएगा, 94। और आप प्रत्येक खंड में से उतने अंक लेते हैं जितने की आधार में शून्य है। आधार में तो 2 शून्य है, तो यहाँ से हुआ 92, यहाँ से हुआ 11, और यहाँ से हुआ 94। 94 11 92, 94 11 92। आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको एक वर्ग घन मान प्राप्त हुआ। किसके साथ, आधार के साथ। अगर लगता है कि आपको समझ में आया है तो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, नेगेटिव के साथ करेंगे। चलिए हम करते हैं नेगेटिव में 88 का घन कर, देखते हैं हम संभाल पाएंगे क्या। 88 का घन, थोड़ा नेगेटिव में एक और एग्जांपल करते हैं क्योंकि नेगेटिव में थोड़ा परेशानी आती है अपने को। 88 का घन करना है, जल्दी से करके देखिए हो पा रहा है क्या अपने से।
याद ही कर लो 12 का, क्या दिक्कत है? कम से कम 10-15 तक तो याद ही रखो, और नहीं आता तो फिर आप 12 का क्यों कर लो, 10 + 2 से कर लीजिए। अब मेरे से पूछोगे तो मुझे याद है, मैं बता दूंगा, मतलब क्या 17-28 बात खत्म होगी। आइए इस संख्या को क्या लिखते हैं, तो -12। अच्छा 12 का क्यों पूछ रहे थे, ऐसा क्या? 17-28, ये देखो आपने, गजनी तो भूलता था, आप देख के ही अवॉइड करते हो। ये सबसे पहले क्या करना है, पहले खंड में 12 का क्यूब करना है, लेकिन किसका, -12 का। चलो बड़ा प्रश्न है, संभाल के करना भाई। अच्छा और क्या करना था, फिर विचलन का स्क्वायर करके 3 से गुणा करना है, फिर क्या करना है, विचलन का 2 से गुणा करना है, और अपने संख्या में से घटा देना है, क्योंकि अगर विचलन माइनस है तो घटाएंगे, प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है। आइए 12 का क्यूब हो गया 17-28 हुआ अपने पास में। यहाँ से देखो 12 का स्क्वायर 144, 144 का गुणा 3 से करते हैं, 4 तिया 12, 14 तिया 42, और एक कितना हो गया 43, 432। ठीक है, 12 दुआ 24, क्या करेंगे, इसमें से 88 में से माइनस, लेकिन 1728 जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि आपने क्यूब किया है। ये लो जी, अब समझदारी यहाँ पर थी कि हंसल हम घटा पाएंगे कि नहीं, किस में से क्या घटाएं, बिल्कुल शाबाश, बड़ा सा आंसर दिया है, देखते हैं अपने सही आएगा कि नहीं। पर ये जरूर कहना चाहूंगा शाबाश, ये आपका जो पर्सन है, ये आपके जो वैल्यू जो दे रखा है वो आपको अधिकतम 6 अंकों तक, इसका मतलब घन वाली वैल्यू बहुत कम देगा, अगर घन पूछ लिया तो एक बड़ी बात है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से अंसल के रूप में देखिएगा, अगर मैं उधर एक लेके गया, आधार में 2 जीरो है, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी बन गई 100, 100 में से 1728 कैसे घटा दोगे, क्या रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर मैं इधर से 2 लेके जाता हूँ तो 200, इधर से 3 लेके जाता हूँ तो 300, तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए ना जो इससे बड़ी हो, तो इससे बड़ी तो क्या आएगा, 1728 से जस्ट बड़ी 1800 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमें ये करना है कि हमारे हंसल के रूप में 18 को लेके चलना है, इधर से कैरी करते हुए क्या कर लेके जाना है, 18 लेके जाना है, तो यहाँ से रुपए कितने बन जाएंगे 1800। तो सबसे पहले ये माइनस करते हैं, तो ये माइनस करते हैं 2772 आए अपने पास में, इतना काम हुआ। यहाँ से कितना निकल के गया, 18 निकल गया, तो 18 14 32 होता है क्या अपने पास में, तो यहाँ से कितना हो गया 414। ठीक है अपने पास में। अब इस देर से आ जाते हैं, 24 माइनस करना था तो 4, और ये हो गया 6, 64 414 बेहतर अपने पास में। विचार करो सहबाज अपने आंसर पे, है ना। अब आइए प्रत्येक खंड में से कितने अंक लेने हैं, प्रत्येक खंड में से आपको कितने अंक लेने हैं, जी प्रत्येक में से तो दो दो, क्यों, क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ से हुआ 7 2, यहाँ पे 4 1, और 4 इधर आके कैरी करेगा तो 68, 68 14 72। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 68 14 72, हाँ बिल्कुल अब सही जा रहे हो ना। तो शाबाश, मजे की बात पता क्या है कि अपने एप्लीकेशन में आप अपना कमेंट डिलीट नहीं कर सकते, है ना। तो अब तो जो लिख दिया वो तो लिख दिया, यूट्यूब थोड़ी ना जो कि कुछ भी लिख दिया फिर डिलीट हो गया, यहाँ डिलीट नहीं हुआ, इसलिए बहुत अच्छे से सोच विचार के क्या करो। चलो ये हुआ, तो क्या हमें निखिलम विधि से, बस आपसे एक ही प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, निखिलम विधि से वर्ग करना पड़े या घन करना पड़े, आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है ये, तो क्या इसमें आपको वर्ग और घन करना याद रहेगा और कर पाएंगे क्या? 4 फॉर्मूले जब भी समय मिलते नोट कर लीजिए, मैं इतना सारा पढ़ा रहा हूँ फिर भी कभी कभार गोलमोल हो जाता है काम, तो आप तो सिर्फ 1-2 बार पढ़ोगे पेपर तक, उसके बाद में तो पढ़ोगे नहीं। हाँ बिल्कुल दोबारा बता देते हैं। तब आज देखो घंटे वाली बात हुई हो रही है ना, अगर आप 1 घंटे का समय कैरी करके उधर लेके जाते हो 60 मिनट मिल जाता है, अगर आप 2 घंटे लेके जाओगे तो 120 मिनट मिल जाएगा, 3 घंटे लेके चले जाएंगे तो 180 मिनट मिलेगा, सेम वही बात है। अगर आपने यहाँ से एक पॉइंट उठाया, एक नंबर उठाया, एक वैल्यू उठाई,
एक उधर लेके गए तो इधर इकाई, वही बात रुपए और पैसे वाली बात है। आप इसे आसानी से ऐसा ऐसा पढ़ें कि 432 रुपए है, सॉरी 432 तो रुपए हैं और यहाँ 1728 पैसे हैं, 1728 पैसे हैं, लेकिन ये माइनस में है। अब अगर आपने इधर 1 रुपया लेके गए, अगर इधर से 1 रुपये लेके गए तो 100 पैसे बन जाएंगे और 100 पैसे में से ये घटाएंगे, ये तो रिजल्ट फिर नेगेटिव आएगा। हम काम क्यों करें? क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए 1 रुपये से तो काम नहीं बना। आप इधर से 2 रुपये लेके चले, आपके 200 पैसे बन गए, फिर नहीं हुआ काम भाई। आपने कहा चलो मैं 10 रुपये ले जाऊं तो इधर आपके साथ चलते हैं। जब हम 10 रुपये इधर लेके चले गए, आधार के 2 जीरो तो आएगी कि नहीं आएगी? 10 के आगे 2 जीरो और लगा दिया, ये हो गया। अभी तक भी रिजल्ट आपका माइनस में आ रहा है क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है। हमें जस्ट इससे बड़ी संख्या लेना है, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फिर मुझे यूं लगा कि यार 1728 है, वो 1800 से जस्ट कम है, तो हमने यहाँ से कैरी के रूप में 18 लिया, तो यहाँ पे 18 रुपए जो है वो 1800 पैसे बने, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया आपके पास में। बताइए क्लियर है क्या अपने पास में? तो ये आपका निखिलम विधि हुई। चलिए आइए वापस अपने बुक पे आते हैं। आधार वाला हो गया, उपाधार हो गया, वर्ग भी हो गया और घन भी, हमने ये भी कर लिया अच्छे से, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो 497 का भी दे रखा है, पर इतना वो ज्ञान जैसी बातें नहीं लेना। इसको मैं काटूंगा, कारण बताएंगे आप, मुझे बताएंगे कि मैं इसे क्यों काट रहा हूँ, कोई कारण बताएं, क्योंकि आप पेपर के नजदीक जा रहे हैं, सिलेबस की बातें तो याद होना चाहिए ना आपको। हाँ बिल्कुल, आधार 100 था अपना। मुझे बताएं ये मैं क्यों काट रहा हूँ, इसे क्यों नहीं पढ़ना है? इसलिए कि बड़ा है, बिल्कुल बढ़िया, 6 अंक वाली। तो आपने अलग अलग राजस्थान के हिस्सों से जुड़े हैं, तो आपने किसी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन किया होगा, तो वहां पर ऐसा प्रश्न भी मिला होगा जहां पे सिर्फ आपको रोकने का ही प्रयास करने का टारगेट था और कुछ टारगेट ही नहीं था। तो हमें उन पे एनर्जी नहीं लगानी जो आपके सिलेबस से बाहर है। अब इसमें 3 3 6 और 3 9, 9 अंकों की संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, आपको 6 अंकों तक रुकना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और शहबाज आपको समझ जाना चाहिए था कि आपने जब वैल्यू इतनी बड़ी बताई, मैं तुरंत उसी समय टोकने वाला था कि आपका ये प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर जा रहा है। वैल्यू गलत तो है, वो तो बात ही बात है, आप जा भी सिलेबस से बाहर रहे थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इतना बड़ा सिलेबस है, आप उसको सिलेबस से बाहर जाके कैसे कर पाएंगे बताओ। तो प्रश्नावली 1.2 आ गई अपने पास में। विनुकलम संख्या देखो, मैं बदली, हमें नहीं आवश्यकता, इतना काम करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि इसे बार वाले रूप में बदलो, वो बाद ही बात है, हम सीखेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं है। विनुकलम हमें नहीं करना। निखलम विधि द्वारा गुणा मैंने सिखाया नहीं, ना हमने सीखा है। निम्न का वर्ग करना है। देखो ये होमवर्क है, जल्दी से अपने कॉपी पे नोट करो आप, जल्दी से कॉपी नोट कर लीजिए। और घनफल करना है और वर्ग करना है, ये 17 18 19 20 21 22 23 और 24 बुक होती तो मैं कहता उसमें से करना है। फिलहाल ये वर्ग और घन नोट कर लीजिए। 103 का, 95 का, 204 का, 225 का वर्ग करना है। और क्लास खत्म होने के बाद में आपको जब भी समय मिलता है कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप के अंदर अपने आंसर भेजेंगे। घन करना है 15, 91, 32 और 228। बाकी सारी बातें होती है इधर उधर की, पढ़ाई की बातें नहीं होती। ठीक है, भाग ये नहीं करना है। तो अभी जो मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखे हैं, इनके आंसर भेजेंगे मुझे ग्रुप के अंदर, मैं जरूर चेक करूंगा कि पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अपने साथ में हैं, सब इधर उधर की बातें करने वाले। ऊर्ध्व तिर्यक, देखो ये कहना चाहूंगा, ये एक होना चाहिए, आपको गुणा करने का तरीका आना चाहिए ऊर्ध्व तिर्यक के माध्यम से। पर फिलहाल समय नहीं है, इसलिए मैं अभी मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। पर अगर आपको ये आता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। गुणा करना तिर्यक विधि के माध्यम से। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व क्या होता है? खड़ी लाइन को ऊर्ध्व कहा जाता है। चंद्र, मेरे पास में सुबह ही उनका मैसेज आया है, अगर उपलब्ध होगी है तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने मेरा अभी तक हकीकत मानी, मैंने मेरी किताब मैंने भी नहीं देखी। मैं भी वेट कर रहा हूँ आपसे ज़्यादा, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है, मेरे लिए तो वो बहुत एक एक चुनौती के रूप में निकल के इतने सालों के बाद में मेरे सामने आई है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी किताब कैसे प्रिंट होके आई है। बहुत इंतजार कर रहा हूँ मैं भी, और बार बार आपसे ज़्यादा दबाव बना रहा हूँ मैं उन पे। तो आपको उपलब्ध हो जाएगी आज के दिन में, पूरा चांसेस है, क्योंकि सुबह उन्होंने मैसेज इसी वजह से डाला था, कल तो पूरे दिन कॉल रिसीव नहीं किया था उन्होंने मेरा। तो
और उसके बाद में अपनी एप्लीकेशन पे खुद पे एमर्स एकेडमी पे भी आपको बहुत मिनिमम शिपिंग चार्ज कम से कम, मैं आज पूरे दिन बाजार प्रयास करूंगा कि शिपिंग चार्ज कम से कम कहाँ लगेगा, वो करने के बाद में मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध करवाऊंगा। उर्दू ये विधि आना चाहिए मुझे, बस इशारा करो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो उर्दू विधि से गुणा करना जानते हैं, अभी जो लाइव साथी बताएं। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक समय निकालिएगा, शायद मैंने कोई सी वीडियो में शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बता रखा है, या वेदिक के पीवाईक्यू के अंदर मैंने ये करवाया, जरूर पहले पीवाईक्यू के अंदर ही देख लेना, मैंने ये करवाया है। उर्दू खड़ी लाइन होती है, तिरेक यानी क्रॉस होता है, अपने पास में ये विधि आना चाहिए, और आप अपना गुणा करने का बाकी तरीका छोड़कर इस पे काम किया करो, ये भले कितनी भी अंकों की कोई भी संख्या हो तब भी आपका काम करता है ना, ये उर्दू तरीके से। और आइए अपने पास में और क्या करना है, देखो ये देखो द्वंद्व योग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए दूसरी विधि आ रही है वर्ग करना, 9वीं क्लास में बस एक और पॉइंट बचा अपना और 9वीं क्लास खत्म होगी। वर्ग करना है किस विधि के माध्यम से, ऊर्ध्व तिर्यक या द्वंद्व योग विधि के माध्यम से। क्या होता है द्वंद्व, ये देखो अब किताब ने तो ऐसा लिख दिया, पर क्या ऐसा लिखने से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, इसलिए आप एक काम करो, द्वंद्व विधि के माध्यम से वर्ग कैसे प्राप्त कर, आइए द्वंद्व योग विधि से वर्ग करना। अच्छा मुझे एक प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, अभी मुझे बताइए कि वैदिक के अंदर कुल कितने सूत्र और कितने उपसूत्र है, एक बार बताइए, तब तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वैदिक में कितने सूत्र और कितने उपसूत्र का जिक्र किया गया है। और दूसरा प्रश्न, निखिलम विधि से क्या प्राप्त किया जा सकता है, वर्ग, घन या दोनों। निखिलम विधि से क्या प्राप्त किया, हाँ बिल्कुल 16 और 13, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र का जिक्र किया गया। द्वंद्व योग विधि तो चल रही है, निखिलम विधि से क्या प्राप्त किया जा सकता है, वर्ग, घन या दोनों। बिल्कुल दोनों प्राप्त, लेकिन द्वंद्व योग विधि से सिर्फ क्या प्राप्त कर सकते हैं आप, वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको मैं एग्जांपल, बुक के अंदर तो मैंने अल्फाबेट में भी समझा है एग्जांपल के साथ में, यहाँ सिर्फ मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ आपका। आपको अगर एक अकेले अंक का द्वंद्व करना होता है तो आपको सीधा सीधा उसका स्क्वायर कर देना है। एक अकेले अंक का द्वंद्व क्या होता है, सीधा सीधा उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। एक अकेले अंक का क्या होता है, सीधा सीधा उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पहला कॉलम हुआ। अगर आपको दो अंक दे दिए जाते हैं तो स्क्वायर नहीं है, द्वंद्व है यहाँ। आप सभी का क्या बता रहे हो, द्वंद्व मान बता रहे हो, द्वंद्व मान। तो दो अंकों का द्वंद्व करना हो तो क्या करना चाहिए, आपको उन दोनों अंकों का गुणा करके उसका डबल कर देना। मैं अपनी लैंग्वेज में ये समझाता हूं कि जहां जोड़ीदार बन जाते हैं उनको आपस में लड़ा दो और दुगना कर दो, लड़ाई को दुगना करवा दो, बढ़ा दो और बढ़ाओ, आप आग में घी डालने का काम करना है आपको। अगर एक अकेला हो तो उसका वर्ग करना है, और अगर जोड़ीदार मिल जाए तो उसको लड़ाओ आराम से, तब तक लड़ाओ जब तक कि वो लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 4 से, फिर डबल भी कर दिया। आपको 2 में कंफ्यूजन आएगी क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा 2 कौन सा लिख दिया आपने, तो चलो अपने चेंज कर देते हैं, अपने इसकी वैल्यू 3 कर देते हैं। मान लीजिए हमें 3 और 5, 35 का क्या वर्ग, वर्ग नहीं पूछ रहा मैं, 35 का द्वंद्व पूछ रहा हूँ। तो द्वंद्व के लिए क्या जी जोड़ीदार है, इनको लड़ाओ और लड़ाई को बढ़ा दो, ये लो जी दुगना कर दो, तो कितना 5 3 15 दुआ 30, क्या प्राप्त हुआ, द्वंद्व मान कितने अंक का, 2 अंक का। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने 3 अंक पे आ जाते हैं। 3 अंक पे कैसे करते हैं, 3 अंक पे लेते हैं 3 और 6 और 4 ले लेते हैं, इनका द्वंद्व मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो जोड़ीदार बनता है, बाहर से बॉर्डर से पकड़ के चलना है, जोड़ीदार बनाने का क्रम भी बॉर्डर से पकड़ना है। तो बॉर्डर से देखो 3 का जोड़ीदार बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो 3 का जोड़ीदार 4। जब दो भाई लड़ेंगे तो घी डालने का काम करना, ये लो जी घी आ गया 2 के साथ में। फिर एक अकेला कौन बच गया, 6।
अब अकेला 6 है तो 6 क्या करेगा, एक अकेली संख्या अपना द्वंद मान बताने के लिए अपने आप से ही लड़ाई करता है, तो अपने आप को डबल वर्क कर देना है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मैं ऐसा लिख, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। अब इसे हल कर दो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 तिया 12 दुआ 24, 36 और 24 कितना हो गया, 60। बताइए क्या द्वंद मान 60 प्राप्त हुआ क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया करे हो। आइए एक और आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में। अब 4 अंकों पे आ जाते हैं, 1 3 2 5। अब हमें 4 अंकों का, तो आइए जी द्वंद मान, अगर हमें बाहर बॉर्डर से पकड़ के चलना, जिनके जोड़ीदार मिल गए उनको लड़ाना है, और नहीं मिला तो उसका वर्क कर देना है। क्या 5 का जोड़ीदार मिला? हाँ देखो 5 का जोड़ीदार 1 है, तो आप कहेंगे 2 इंटू 1 इंटू 5। क्या 3 का जोड़ीदार है? हाँ बिल्कुल है, तो आप कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। ये लो जो, और बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना नहीं भूल। ठीक है, तो ये हमने प्लस लगा दिया, ये दो खंड अलग अलग कर दिया, आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इधर से कितना हुआ, 4 तिया 12 हो गया, इधर से कितना हो गया, 5 दुआ 10 हो गया, 10 और 12 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया। लास्ट एक और कर देते हैं अपने पास में 5 अंकों वाला, 5 अंकों का द्वंद मान, 3 4 5 7, क्या कर देते हैं, फिर 4 में कंफ्यूजन आ जाएगी, 9 कर देते हैं। थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी पर कोई नहीं, क्या करें। आइए इसका क्या करना है, द्वंद मान। तो सबसे पहले देखो बाहर वाले अंकों को पकड़ो, 3 और 9 है, इनको लड़ाना है, और ये रहा घी हमने डाल दिया। फिर हमें क्या करना है, इनका जोड़ीदार बना, हाँ बिल्कुल जोड़ीदार बने, तो 7 इंटू 4, और ये लो जी घी आया अपने पास में, बीच में प्लस लगाना नहीं भूलना है, ये भी लगा दिया हमने। अब कौन बचा, 5, और अकेला मान हमेशा अपने आप का स्क्वायर करता है। तो ये हो गया 9 तिया 27 दुआ 54 हो गया, 7 चौके 28 दुआ 56 हो गया, और 5 पंजे 25, 50 50 100 110 25 135। बताएं सही आ रहा है क्या, 115 कैसे आ रहा है, 159 कैसे आ रहा है, थोड़ा बताना। गुणा भाग मैं गलत कर रहा हूँ, आप गलत कर। 9 तिया 27 दुआ 54, 7 चौके 28 दुआ 56, 5 का स्क्वायर 25, 100 110 135 आ रहा है। संदर्भ विचार करो, अनुविचार करो अपने आंसर पे। संदर्भ दूसरी बार गलत दे रहे हो आप, 135। ठीक है, ये हुआ अपने पास में क्या, द्वंद मान। अब द्वंद मान निकालने के बाद में आपको वर्ग निकालने होते हैं। वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, सारे द्वंद मान निकालने के बाद में प्रत्येक खंड में से एक अंक उठाना होता है, और आप वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पहले इसको देख लीजिए आराम से, ये देख 635 का वर्ग करने के लिए आपने पहले खंड बनाए, खंड कैसे अभी बात करेंगे, हम खंड बनाएंगे, फिर सबका द्वंद मान प्राप्त किया, ये देखो द्वंद मान प्राप्त कर लिया, फिर प्रत्येक खंड में से एक एक अंक उठाया, और आपका वर्ग निकल के आ गया। तो ये आपके उदाहरण दे रखे हैं इस प्रकार के। देखो ये इतना बड़ा नहीं लेना है ना। वर्गमूल के बारे में अभी हमने बात की नहीं, आगे बात करेंगे। फिलहाल अपने इसको एक एग्जाम्पल के साथ कवर करते हैं, और द्वंद योग विधि के माध्यम से हम एक वर्ग लेते हैं, और वर्ग ले लेते हैं किसका थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे, 234 का ही वर्ग करते हैं। तो नहीं लूंगा, दो नहीं आना जरूरी है अपने लिए, 317 का वर्ग करते हैं। निखिलम विधि मत लगा देना, द्वंद योग विधि। सबसे पहले हमें खंड बनाने होते हैं कि हमारे पास खंड कितने हैं। ये खंड प्राप्त करने के लिए क्या तरीका होता है, आप अपने दाएं तरफ से लिखें। सबसे पहले दाएं तरफ से पहला खंड आएगा, पहला अंक लिखो 7, फिर 7 के साथ में एक और जोड़ दो, फिर 7 के साथ में 3 और जोड़ दो, अंक संख्या पूरी होगी। अब दाएं तरफ से अंक घटाना शुरू करो, तो 31 आ गया, और लास्ट में खंडों की संख्या कितनी है। द्वंद योग विधि के अंदर किसी संख्या का वर्ग करते समय खंडों की संख्या प्राप्त करने के लिए, खंडों की संख्या प्राप्त करने के लिए सदैव और सदैव आपको 2n-1 करना है। 2n, यहाँ n क्या है, n अंकों की संख्या, आपने 3 अंकों की संख्या, तो उसका 2n-1 करोगे तो द्वंद योग की आपको खंड प्राप्त हो जाएंगे। तो खंड आपके पास में 3 और 2 5 मिले। प्रत्येक खंड का आप क्या करना है, द्वंद मान प्राप्त करना है। प्रत्येक खंड का द्वंद मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले एक 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया।
यहाँ पर दो जोड़ीदार बना, 7 एकम 7 2 14। मैं सीधा द्वंद मान लिखना जा रहा हूं। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए, उस खंड के बारे में हम बात कर लेंगे। 7 या 21, 2 42 और 1 का वर्ग 43। 3 एकम 3 और 2 6, 3 तिया 9। प्रत्येक खंड से केवल एक अंक लेना। तो यहां से आपने 9 लिया, 4 हंसल जाएगा, तो 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 का 8, एक हंसल जाएगा 43 और 1 44, 44 का 4 हंसल जाएगा, 6 4 10, 10 एक हंसल जाएगा, तो 9 और 1 10। बताना सही लिखा है क्या? 10 0 4 8 9। बिल्कुल बढ़िया, 100489। तो क्या प्राप्त हो गया? द्वंद योग विधि के माध्यम से आपने वर्ग प्राप्त किया। तो ये द्वंद योग विधि है, ये कितनी भी अंकों पे लेके चले, लेकिन आपको 3 6 अंकों पे रुकना है, तो बात यहाँ पे खत्म हुई। वर्ग निकालने की निखिलम विधि होगी, घन निकालने की निखिलम विधि होगी, और द्वंद योग विधि के माध्यम से आपने वर्ग निकाला। निखिलम विधि आपके आधार के आसपास की संख्या और वहां तक काम करेगी जहां तक कि आपको वर्ग आते हैं। मतलब अगर आप 25 तक के वर्ग जानते हैं तो आपका ग्राफ उस आधार संख्या के 25 आगे 25 पहले पहुंच जाता है। अगर आप 20 तक का वर्ग जानते हैं तो आधार से 20 आगे 20 पीछे पहुंच जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्ग कम से कम 20 से 25 तक आपको याद रहने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग वाला काम हो गया। अब आता है वर्गमूल। वर्गमूल के लिए हम द्वंद योग विधि, वर्गमूल के लिए मैं किसी भी और विधि को आपका यूज करने के लिए नहीं कहूंगा। वर्गमूल के लिए हमें केवल 3 विधि बताएं, 3 विधि ही सीखेंगे। कौन कौन सी सीखेंगे? पहली अपनी होगी भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि, और तीसरी अपने पास में रहेगी वो क्या होगी? वैदिक वैदिक विधि, है ना। ये तीनों ही विधियां मैं कल क्लास में जिक्र कर दूंगा। फिलहाल अपने यहाँ पर देखो सिर्फ वर्गमूल करना बाकी रह रहा है, तो वर्गमूल करना है वो अपने कल बात करेंगे। ये वर्गमूल इतना बड़ा आना चाहिए बिल्कुल। चलो देखते हैं, अपने मैं तरीका दिखाता हूँ कि हम सीखेंगे। पहले वैदिक से बात करते हैं। 1 से लेके 10 तक के वर्ग लिखे हुए हैं क्या आपके पास में? आप बोलेंगे हाँ लिखा हुआ, तो देखो कितना आसान है ना। तो यहाँ से बात करते हैं। आगे क्लास कितने बजे? 9:30 बजे क्लास है। बिल्कुल न, बीच में ब्रेक आपने को मिल जाएगा, ब्रेक चाय नाश्ता करने के लिए, है ना। तो 9 का वर्ग देखो, वर्गमूल करना है 6889। इसका वर्गमूल करने के लिए सबसे पहले इकाई अंक से इकाई अंक पकड़ते हैं। तो 9 का वर्गमूल करने पे इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? आपको 3 प्राप्त होता है या 7 प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है या 7? फिर ढाई के अंक को हमेशा छोड़ते हैं, तो 8 गया, बचा क्या? 68। अब मुझे बताओ 68 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? तो 68 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 64 होती है। और 64 का मतलब आपका मान जो होगा, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। आपका आंसर या 83 या 87। बताओ, दो में से एक नहीं है। अब दोनों में से कौन कंफर्म करवाएगा? 85 आपको मैंने लिखना बताया था। 85 का स्क्वायर कितना होता है? 9 8 72 25। आपने अभी तक क्या नहीं सीखा? 10वीं क्लास में सीखेंगे, अभी 9वीं चल रही है। एकाधिकेन पूर्वेण विधि, इसलिए मैं वर्ग नहीं करवा रहा था, वर्गमूल नहीं करवा रहा था, क्योंकि एकाधिकेन पूर्वेण मैंने सिखाया नहीं, और आता है तो काम बन जाएगा। तो ये वह 72 25। अब आपको जिसका मान निकालना है वो 72 25 से संख्या छोटी है, छोटी है तो आपका आंसर भी छोटा होगा, यानी 83 आपका प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें भी एक समस्या आती है। आप कहते हो कि सर जी संख्या बड़ी हुई तो गड़बड़ हो जाता है हमसे, हमें ज्यादा वर्ग नहीं आते। तो उसका एक समाधान देखो। सबसे पहले 4 को पकड़ो। 4 के लिए या तो आएगा 2 आपके पास में, या आएगा 8। फिर एक अंक छोड़ना है, छोड़ दिया। अब आपको इतनी बड़ी संख्या नहीं आता, आपको नहीं पता सर जी कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। हालांकि 1681 होता है अपने पास में, लेकिन आपको आता नहीं। तो फिर क्या करें? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको आपको अगर पहला और लास्ट वाला 2 अंक मिल जाए, तो क्या आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? आपका बहुत आसान काम हो जाता है। कैसे? देखिए कि आप अपने प्रश्न को आसान बना दो ना, मुश्किल क्यों कर रहे हो। सबसे पहले आप दो दो के जोड़े बना दो, बना दिया। इधर लेफ्ट भाग में तो आप वर्गमूल की भाग विधि लगा दो, और राइट भाग में आप वर्गमूल की वैदिक विधि लगा दो।
तो 64 इकाई अंक से तो आपको 2 और 8 प्राप्त हो गया। लो जी, इसका काम खत्म हो गया। और भाग विधि में यहाँ से चलोगे तो वर्ग चलोगे तो वर्ग इससे छोटी या बराबर संख्या लोगे, 4 चौके 16 होगा कि नहीं होगा, ये 4 4 आएगा। बीच का एक अंक ही आपका आंसर, केवल बीच का एक अंक ही तो देखना है, और वो देखना हम सिखा ही रहे हैं, लगातार हम करेंगे। फिलहाल एकाधिक पूर्वण विधि आता नहीं, इसलिए मैं आगे की बात करूंगा नहीं। आपको केवल अच्छा लगे तो भाग विधि, वैदिक विधि या गुणनखंड विधि, मैं तीनों सिखाऊंगा, तीनों पे बात हो जाएगी। फिलहाल वर्ग का एक विधि और ना होने की वजह से मैं वर्गमूल नहीं सिखा पा रहा आपको अभी। तो ये वर्गमूल करना है क्या, नहीं करना, इसको हटा दीजिए, आवश्यकता नहीं है इसकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये 2% मैंने आपको दे दिया था, ध्वंजांक भाग करिए आगे। ध्वंजांक विधि नहीं करना है अपने को। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो मैंने 9वीं प्रश्नावली 9वीं क्लास पूरी करनी थी, एक दिन में 9वीं क्लास पार करके और बताओ क्या चाहिए अपने को, है ना। सिखा का भी ऐसा कि एक दिन में 1 साल निकल जाए। आइए प्रश्नावली 1.3 बुक के अंदर तो है, क्वेश्चन मिलेंगे अपने। फिलहाल आज अपना मैं ये भी नहीं कह सकता कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं उसको दूसरी तरफ कैसे लेके चलूं। तो एक काम कर देता हूं, मैं इसके फोटो शेयर कर दूंगा आपको, है ना, अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं इस प्रश्नावली के टेलीग्राम पे तो नहीं कर पाऊंगा भाई, हाँ व्हाट्सएप चैनल पर, क्योंकि उसमें सारे पेड विद्यार्थी हैं। व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपना इसको मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे नहीं करूंगा मैं। ये आपका होमवर्क है आज का एक और काम। किताब नहीं है तब तक मैं होमवर्क देता चलूंगा, जिस दिन किताब आ जाएगी उसको आप करोगे। क्या करना है, देखो गुणा गुणा करना सिर्फ आपके समझ के लिए आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ देना, ये ऑप्शनल है आपके लिए, इसको स्टार बना, कंपलसरी नहीं है। लेकिन द्वंद्व योग विधि से वर्ग करना है और आना चाहिए। द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल, वर्गमूल द्वंद्व योग विधि नहीं चाहिए अपने को। कोई भी मेथड आपको आता है, किसी भी मेथड से आप करेंगे, द्वंद्व योग जरूरी नहीं है वर्गमूल करेंगे, नहीं आता तो छोड़ेंगे, इसको हम कल सीखेंगे। ध्वजांक हमें करना नहीं है, भाग हमें करना नहीं है, जांच करने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि हमारा प्रश्न तो अपने आप ही अध्ययन बोर्ड जांच लेगा, हमें क्यों जांचना है हमारा प्रश्न। लो जी, ये होगी आपकी कक्षा 9, और अब आगे हम अपने कक्षा 10 पे, जिसकी शुरुआत अपने कल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन भी आपके प्रॉपर क्लासेस की तरह रहा होगा, और इसी प्रकार से शानदार अपने सारे काम करेंगे। हाँ, 9वीं क्लास आप पार कर गए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बुक आपके पास में है भी तब भी आप सफिशिएंट मैटर को पढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप थोड़े से समय बाद में खुद ही अपने आप के साथ में परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको उस किताब को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ना नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो अपने, इसलिए मैं कहता हूँ आपके साथी कह रहे सर किताब उपलब्ध करा, तो फायदा नहीं है भाई उस किताब का। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये मैं मदद कर रहा हूँ ना आपको, और केवल उतनी बातें जो आपको चाहिए वो मैंने बुक के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो आज इतना ही, अपने कल मिलेंगे फिर इसी समय, 7:30 बजे का समय बना रहेगा। आज के क्लास में एक बार यूट्यूब पर, क्योंकि आपके बहुत सारे साथियों को विश्वास नहीं हो रहा कि भी मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और पेड कोर्स में कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपए लूट रहे हो, है ना। तो इसलिए मैं ये क्लास आज यूट्यूब पर डाल दूंगा, बता दूंगा कि भी हम तो ऐसा पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ते हैं, अब आपकी चॉइस आपकी, है ना। चंदर क्या कह रहे हो। चंद्र प्रकाश, आपको कहीं नहीं घूमना है भाई, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके उपलब्ध करवा रहा हूँ। आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो मैं मेरी बुक के अंदर डाल चुका हूँ। आप भी विश्वास कर लो, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो पेपर होने के बाद में तो आपको विश्वास दिलवाएंगे आपको आपके साथी, कि आपको जो मैं दे रहा हूँ किताब के रूप में, जो मेरी बुक आ रही है उसमें वो सब मैटर है जो आपको चाहिए, पर उतना ही करना है, उससे बाहर मत जाइए। मैं ये बार बार आपसे निवेदन करूंगा, इतना छोटा सिलेबस भी नहीं है कि हम सिलेबस से बाहर निकल निकल कर अपना नॉलेज बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके 500 सब्जेक्ट, 5 जो पार्ट बना रखे हैं सिलेबस के, 500 में सिलेबस बहुत वाइड है, रिवीजन करने का भी समय चाहिए और उतना ही पढ़ना जितना मैं, ये सब जो चीजें मैंने अभी आपको होमवर्क के तौर पे दिया, क्योंकि ये
आपके पास में बुक नहीं है इसलिए मैंने, और अभी तक आई नहीं है आपके हाथ में, तो मैंने थोड़ा सा, नहीं तो मैं आपको लिखने का बोलता नहीं, मैं ये कहता कि किताब खोलो और अंडरलाइन करते चलो, और बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरलाइन करेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। सब चीजें कोई अतिरिक्त पढ़ाते समय फ्लो फ्लो में कोई नई बात बता दूंगा तो उसको आप नोट कर लोगे, है ना। तो ये जो होमवर्क है ये मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप के चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, और आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कम से कम पेड कोर्स वाला जो चैनल है उसको ज्वाइन जरूर रखें, ताकि मैं सभी को सूचना देने के बजाय आपके संपर्क में ज्यादा रहूं मैं आपके। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल इसी समय। कल अपने 10वीं बोर्ड पेपर भी पास कर देंगे, है ना। 2 दिन में एक टॉपिक निकल जाए, मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से देरी हो रही है। रिवीजन नहीं कहोगे आप इसे, अगर आज पहली क्लास से सीख रहे हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, होमवर्क साथ साथ में करना है। और जो विद्यार्थी को लगता है कि सर मैं फ्री हूं और मैं परसों टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है मुझे, तो फिर एक काम करो कि जो मैंने आपको कोर्स के अंदर कंप्लीट वैदिक गणित पढ़ा दिया उसके 5 से 7 क्लासेस हैं उनको जरूर निकाल दीजिए। प्रैक्टिस कुछ मत कीजिए, कम से कम उन क्लासेस को निकाल दीजिए। और आज का ये छोटा सा होमवर्क मैं जो पूरा है दोनों फोटो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद। लेकिन लाइव जरूर आया करें, मिलते हैं कल अपने इसी समय एक बार, और क्लास रेगुलर चलती रहेगी। धन्यवाद।